मेरे सभी प्रिय दोस्तों को शुभ संध्या। दोस्तों, सब कुशल मंगल होंगे। ये हमारा वीडियो नंबर 5वां होगा। इससे पहले हम ऑलरेडी 4 वीडियोस में आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ और उन वीडियोस के अंदर हमने 62 नंबर तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। कहने का मतलब ये है, इस श्रृंखला में मैं अभी तक आपको 62 क्वेश्चन करा चुका हूँ और ये हमारा आने वाला क्वेश्चन होगा 63 नंबर का। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, आगे पढ़ते हैं। 63 क्वेश्चन हमारा कहता है, अमेरिका के बाद किस देश ने चीन की टेलीकॉम कंपनी हुवावे को बैन कर दिया है? अमेरिका के बाद किस देश ने चीन की टेलीकॉम कंपनी हुवावे को बैन कर दिया? ठीक है, ऑप्शन थे आपके यूके, जर्मनी, रूस या फ्रांस। सोचेंगे, मैं तो आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करेंगे। दोस्तों, ये श्रृंखला उन सभी मेरे भाई बहनों के लिए जिनकी तैयारी होगी है, उनका तो एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा, और जिनकी अभी तक करंट अफेयर्स की तैयारी नहीं हुई है वे इस श्रृंखला से अपनी तैयारी कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है हमारा यूके। ठीक है, आइए अब इसके बारे में जानते हैं क्या मतलब इस क्वेश्चन का। हुवावे चीन की बड़ी कंपनी है जिसके पास दुनिया का सबसे सस्ता 5G नेटवर्क तकनीक है। कहने का मतलब है, हुवावे चीन की कंपनी है और बहुत बड़ी कंपनी है, और इस कंपनी के पास दुनिया का सबसे सस्ता 5G नेटवर्क तकनीक इस कंपनी के पास है। 5G की बात आई है तो यहाँ पे जी का मतलब होता है जनरेशन, 5th जनरेशन नेटवर्क। ठीक है, आगे देखते हैं। वहाँ की सरकार ने 2027 तक सभी ऑपरेटरों से चाइनीज़ डिवाइस हटाने को कहा है, चाहे वह 4G हो या 3G। सिंपल कहने का मतलब है, यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने अपने यहाँ के सभी ऑपरेटरों से बोला है कि आप लोग 2027 तक चीन की सारी डिवाइसों को हटा देंगे, चाहे वो 4G हो या 3G। मतलब कि इसके साथ साथ में 4G और 3G को हटाने के लिए भी बोला गया है। सिंपल वही बात जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, चीन के सामानों का बहिष्कार। आगे देखते हैं फिर। हुवावे पर डाटा चोरी और सीक्रेट जानकारियाँ लीक करने का आरोप है। यह पाया गया है कि हुवावे कंपनी जो है चीन की, ये डाटा चोरी करती है और सीक्रेट जानकारियों को लीक करती है। ठीक है, अमेरिका ने इस हुवावे कंपनी को पहले से ही बैन कर रखा है ऑलरेडी, और फिलहाल यूनाइटेड किंगडम ने इसको बैन किया है। हुवावे की बात है तो जान लेते हैं, हुवावे के CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? ये आपके रेन झेंगफेई। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1987 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है शेनजेन जो चीन में है। तो ये इस क्वेश्चन की हमारी बात हुई। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, मीन्स इस क्वेश्चन को दोबारा से इसकी व्याख्या आप सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? कतर, इजिप्ट, जर्मनी या रूस? तो जो फीफा विश्व कप 2022 की मेज़बानी करने वाले देश का नाम कतर है। सिंपल। ठीक है, आइए जान लेते हैं इसके बारे में। विश्व कप का पहला मैच 21 नवंबर 2022 को होगा और फाइनल 18 दिसंबर 2022 को होगा। सिंपल कहने का मतलब ये हो गया, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगला फीफा विश्व कप जिसका आयोजन 2022 में किया जाएगा, ये हमारा कतर में होगा। ठीक है, आइए वाले क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारा 65 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, आतंकी मुफ्ती नूर वाली महसूद को संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। ये किस देश के हैं? कहने का मतलब ये है, जो आतंकवादी मुफ्ती नूर वाली महसूद हैं, इन्हें संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया। हमें बताना है किस देश के हैं। तो ऑप्शन है हमारे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरब और बांग्लादेश। तो इसका आंसर आपका होने वाला है पाकिस्तान। ठीक है, ये जो आतंकवादी हैं पाकिस्तान के हैं, इन्हें वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इनके बारे में जानते हैं। ये आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान यानी TTP, तहरीक-ए-तालिबान के लीडर हैं। एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है तहरीक-ए-तालिबान। ये पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है।
ये उसके लीडर हैं। कौन? मुफ्ती नूर वाली महसूद। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस देश को $8 मिलियन यानी लगभग 60 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य उपकरण दिए हैं? दोबारा देखते हैं। भारत ने किस देश को $8 मिलियन यानी लगभग 60 करोड़ रुपए के स्वास्थ्य उपकरण दिए हैं? ऑप्शन हैं आपके मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका या मालदीव। दोबारा रिपीट करता हूँ मैं, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका या मालदीव। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मालदीव। ठीक है, अब अपने अगले पहले इसकी कुछ व्याख्या देखते हैं हम। इसकी व्याख्या में हमारा क्या दिया हुआ है, देखो। इसके अतिरिक्त भारत ने मालदीव को $800 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट भी दी है। मतलब कि इन उपकरणों के अलग भारत ने मालदीव को $800 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट भी दी है, जिसके तहत मालदीव भारत से इतना पैसा जब चाहे तब उधार ले सकता है। देखो, लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है? लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि भारत ने उसके लिए $800 मिलियन की एक सीमा खींच दी है। जैसे हमारा क्रेडिट कार्ड होता है ना, सपोज हमारे पास 1 लाख रुपये का क्रेडिट कार्ड है, तो हम चाहें जितने पैसे हम निकालेंगे उतने पर ब्याज पड़ता रहेगा। कहने का सीधा मतलब है 1 लाख रुपए तक हम कभी भी निकाल सकते हैं। तो यही मतलब हमारा लाइन ऑफ क्रेडिट का है। कितने की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की है? $800 मिलियन की। फिर आगे देखते हैं। देखो, मालदीव की बात चली है तो जान लेते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह है। राजधानी जाने तो राजधानी है इसकी माले। मालदीव की राजधानी माले है और मुद्रा है इसकी मालदीव रुपया। देखो, इस बात को ध्यान से देखेंगे, ये रुपया है ना कि रुपया। एक रुपया होता है, एक रुपया होता है और एक होता है रुपया। रुपया हमारे यहाँ की देश की मुद्रा है, रुपया मालदीव की मुद्रा है, और एक रुपया होता पैइया, वो मुद्रा हमारी कहाँ की है? वो मुद्रा हमारी होती है इंडोनेशिया की। ठीक है, सिंपल, ये समझ आ गया होगा। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने युवा ओलंपिक खेल 2022 को स्थगित कर दिया। अब इनका आयोजन कब होगा? कहने का मतलब है, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति थी उसने युवा ओलंपिक खेल जिनका आयोजन 2022 में होना था उनको स्थगित कर दिया है। हमको यह बताना है कि अब इनका आयोजन कब होगा। ऑप्शन है 2022, 2023, 2024 एंड 2021। देखो मेरे दोस्तों, इसमें ऑप्शंस में लिखने में गलती हो गई है, इसको आप 2026 कर लो। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब सीधा हुआ, जो हमारे युवा ओलंपिक जिनका आयोजन 2022 में होना था उनको IOC द्वारा स्थगित कर दिया गया। कब तक के लिए? 2026 तक के लिए। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। इनका आयोजन यानी युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन 2022 में अफ्रीकी देश सेनेगल की राजधानी डाकर में होना था। कहाँ पे? एक अफ्रीका में एक देश पड़ता, अफ्रीका महाद्वीप में, उसका नाम है सेनेगल, उसकी राजधानी डाकर में होना था। कोरोना के कारण 4 साल के लिए IOC ने स्थगित कर दिया है। मतलब कि ये स्थगन किसकी वजह से किया गया? कोरोना की वजह से किया गया। IOC की बात है तो जान लेते हैं। IOC के अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बैक। सिंपल, ठीक है, समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68। देखो, गूगल ने भारत की किस कंपनी में 33,737 करोड़ का निवेश करने का ऐलान किया है? हमें यह बताना है कि गूगल ने भारत की किस कंपनी में 33,737 करोड़ का निवेश करने का ऐलान किया है। ठीक है, नहीं, गूगल बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गूगल के बारे में जो भी मैंने पिछली वीडियो में आपको व्याख्या लिखाई है ना, उसको ध्यान से पढ़ लेंगे। क्या वो कंपनी आइडिया है, क्या एयरटेल है, जियो प्लेटफॉर्म्स है या TCS है? तो इसका आंसर आपका होने वाला है जियो प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका मतलब क्या है? यह इन्वेस्टमेंट जियो की 7.7% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए किया जा रहा है।
कहने का मतलब हुआ जो गूगल जो है 33,737 करोड़ रुपए निवेश करके जियो प्लेटफॉर्म की 7.7% हिस्सेदारी अपने नाम कर लेगी। फिर इसके आगे जानते हैं, फेसबुक के बाद जियो प्लेटफॉर्म्स में यह सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जो फेसबुक कंपनी है इसने हाल ही में कुछ दिन पहले ही जियो प्लेटफॉर्म की 9.9% हिस्सेदारी खरीदी थी और उसके बाद ये सबसे बड़ा इसमें हिस्सेदारी है कौन सी, जो 7.7% की है। आगे देखते हैं फिर 22 अप्रैल को फेसबुक ने जियो की 9.9% या फीसदी हिस्सेदारी के लिए 43,574 करोड़ रुपए की डील की थी, जो मैंने आपको अभी बताया था। पहले फेसबुक ने खरीदी थी 9.99% और वर्तमान में किसने खरीदा है, वर्तमान में खरीदा है गूगल ने। ठीक है, जियो में अभी तक कुल 13 कंपनियों द्वारा 14 निवेश हो चुके हैं। इन कंपनियों में 10 कंपनियां अकेले यूएसए की हैं। वेरी गुड। जियो में अभी तक कुल 13 कंपनियों ने 14 निवेश किए हैं, यानी कि एक कंपनी ने 2 बार निवेश किया है और बाकी आपकी 12 कंपनियों द्वारा 13 कंपनियों द्वारा एक कंपनी को तो हटाएंगे तो 12 कंपनियां बचेंगी, उन्होंने एक बार इसमें निवेश किया है। और इन कंपनियों में 10 कंपनी हमारी कहाँ की हैं, यूएसए की हैं। ठीक है ना। जब गूगल की बात आई है तो जान लेते हैं। पहली बात तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। गूगल के सीईओ कौन है, गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। ठीक है, फेसबुक के सीईओ कौन है इसको आप बताएंगे, ये आपके लिए मैंने ऑलरेडी पहले से ब्लैंक छोड़ा हुआ है। ठीक है नहीं, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपके आंसर का इंतज़ार करूँगा। समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको ठीक से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और जानते हैं। कोरोना महामारी के बीच ट्रेन में सुरक्षित सफ़र के लिए रेलवे ने कौन सा नया कोच लगाया है। दोबारा बोलता हूँ मैं, कोरोना महामारी के बीच ट्रेन में सुरक्षित सफ़र के लिए रेलवे ने कौन सा नया कोच लगाया है। पहला ऑप्शन है गो कोरोना कोच, दूसरा ऑप्शन है कोरोना सेफ्टी कोच, तीसरा ऑप्शन है पोस्ट कोविड कोच और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। जल्दी सोचेंगे इसको तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पोस्ट कोविड कोच, यानी ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। जानते हैं, देखो कोच में चढ़ने के लिए दरवाजे की चटकनी कॉपर कोटेड बनाई गई है। मतलब कि कोच में चढ़ने के लिए दरवाजे की चटकनी है उस पर कॉपर से उसको कोटेड कर दिया, मीन्स उसके ऊपर से परत चढ़ा दी गई, कॉपर से पेंट कर दी गई, क्योंकि ऐसा माना जाता रहा है कि कॉपर पर ज़्यादा देर तक वायरस नहीं टिक पाता है। बात समझ आए, ऐसा माना जाता है कि कॉपर पर ज़्यादा देर तक वायरस नहीं टिक पाता है। आगे देखते हैं, इसके साथ साथ शौचालय के दरवाजे, फ्लश वॉल्व आदि भी कॉपर के बने हैं या कॉपर से कोटेड हैं। मतलब कि उनके ऊपर कॉपर की यशद लेपन की गई है। ठीक है, फिर आगे पोस्ट कोविड कोच पंजाब स्थित कपूरथला कोच फैक्ट्री द्वारा तैयार किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये जो पोस्ट कोविड कोच है ये किसके द्वारा तैयार किया गया है, पंजाब के कपूरथला में एक फैक्ट्री है जहाँ पर रेलवे के कोचेस बनते हैं, उसके द्वारा इसको तैयार किया गया। समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये मैंने दोस्तों आपको एक क्वेश्चन दिया था, फेसबुक के सीईओ कौन है, इसका प्लीज़ आप लोग कमेंट करेंगे तभी मुझे पता लगेगा कि हाँ मेरी वीडियोस को आप लोग सीरियसली देख रहे हैं और जो भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो श्रृंखला लेके चल रहा हूँ, आप उसे ठीक से समझ पा रहे हैं। ठीक है नहीं, बहुत अच्छे से इस करंट का रिवीजन हो जाना और बीईओ के एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। इस सीरीज़ का अब हमारा 70th नंबर का क्वेश्चन है, 70 नंबर का क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स अड्डा ऐप का नया एम्बेसडर किसे चुना गया है, नियुक्त किया गया है। दोबारा रिपीट करता हूँ, स्पोर्ट्स अड्डा ऐप का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें MS धोनी को या ब्रैटली को या शेन वाटसन को या नॉट मीन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रेटली को। सिंपल कहने का मतलब है हाल ही में ब्रेटली को स्पोर्ट्स अड्डा ऐप का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जान लेते हैं अब। स्पोर्ट्स अड्डा एक इंडियन न्यूज और इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है जो फुटबॉल, क्रिकेट और कबड्डी की सभी ताज़ा अपडेट्स और जानकारी देता है। सिंपल, ठीक है नहीं। आगे जानते हैं। ब्रेटली ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ी हैं जो विश्व के शीर्ष गेंदबाजों में गिने जाते हैं। ब्रेटली शायद आप जानते होंगे, कोई बताने की जरूरत ही नहीं। ब्रेटली ने 76 टेस्ट, 221 वनडे और 25 2020 में 718 विकेट अपने नाम किए हैं। बहुत सिंपल, हल्का सा क्वेश्चन है, समझ गए होंगे आप लोग। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 क्वेश्चन है हमारे सीरीज का, जानेंगे। निम्न में से किस देश में तेज बारिश के बाद अचानक बाढ़ आने से 7 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित किए गए, यानी उन्हें अपने घरों से अलग होना पड़ा? हमें बताना है निम्न में से किस देश में तेज बारिश के बाद अचानक बाढ़ आने से 7 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित कर दिए गए। विस्थापित मीन्स उन्हें अपने घरों से अलग होना पड़ा। इसको बताएंगे आप लोग। ऑप्शन है आपके भूटान, चीन, नेपाल और बांग्लादेश। भूटान, चीन, नेपाल और बांग्लादेश। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। जानते हैं इसके बारे में। भारी बारिश के कारण यहाँ सैकड़ों गांवों में जल भरने से लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है भाई, काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसलिए उनको जब रोजी तो छोड़ो, जब रोटी वोटी कुछ नहीं मिलेगी तो उन्हें विस्थापन तो करना पड़ेगा ही ना। सिंपल भाई, रोजी की दिक्कतें तो तब आएंगी तब वो लंबे टाइम तक अगर ऐसे रहेगा तो रोटी के साथ में रोजी की भी दिक्कतें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। फिर आगे देखते हैं। बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी जमालपुर के बहादुरपुर पॉइंट पर खतरे के निशान से भी 99 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, ठीक है। कौन सी बह रही है? ब्रह्मपुत्र नदी। किस नाम से जाना जाता है इसे बांग्लादेश में? इसे जाना जाता है जमुना के नाम से। देखो यहाँ पे मैं आपको 1-2 क्वेश्चन छोड़ देता हूँ। चलो ठीक है भाई, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। आप मुझे आंसर देंगे उसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? किसे? ब्रह्मपुत्र नदी को। इसी के साथ साथ आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ये 2 क्वेश्चन हैं, आपका और भी कुछ रिवीजन हो जाएगा। मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा। बांग्लादेश की बात है तो जान लेते हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। वहाँ की राजधानी ढाका है और वहाँ की मुद्रा टका है। ऑलरेडी शायद मैं पहली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे कहते हैं HRD मिनिस्टर, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा डिजिटल शिक्षा के लिए शुरू की गई नई गाइडलाइन का क्या नाम है? दोबारा पढ़ता हूँ। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा डिजिटल शिक्षा के लिए शुरू की गई नई गाइडलाइन का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है प्रज्ञाता, दूसरा ऑप्शन है डिजिटल मास्टर, तीसरा ऑप्शन है डिजिटल टाइम और चौथा ऑप्शन है आपका नॉलेज। जल्दी से इसका उत्तर देंगे, क्या होगा आप लोग? तो इसका आंसर है आपका, इस ऐप का नाम है प्रज्ञाता, ठीक है। अब देखो जान लेते हैं थोड़ा। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने डिजिटल शिक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए। किसने किए? रमेश पोखरियाल ने। कौन है रमेश पोखरियाल? ये मानव संसाधन मंत्री हैं। फिर आगे देखते हैं। प्राथमिक छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं 30 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए और कक्षा 1 से 8 तक 2 और 9 से 12 तक 4 सत्र आयोजित किए जाने चाहिए। सिंपल कहने का मतलब ये हुआ, जो मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल हैं उन्होंने बोला है कि कक्षा 1 से 8 तक तो 2 और 9 से 12 तक 4 सत्र आयोजित किए जाने चाहिए। जो आज में कोरोना महामारी की वजह से हमारी ज़्यादातर स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, ये उसकी बात हो रही है हमारी, ठीक है नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस बीमारी के लिए स्वदेशी वैक्सीन
स्वदेशी वैक्सीन किसका नाम है? न्यूमोकोकल। इसको देखते हैं। तो वैक्सीन का नाम है हमारा न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट को मंजूरी दी है। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस बीमारी के लिए स्वदेशी वैक्सीन न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट को मंजूरी दी है? ठीक है, हमें बताना। पहला ऑप्शन होगा हमारा निमोनिया, दूसरा ऑप्शन है हमारा कोविड-19, मलेरिया, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जल्दी से इसका आंसर देंगे, क्या आंसर इसका होने वाला है? तो इसका आंसर होगा आपका निमोनिया। ठीक है, तो ये किसको मंजूरी दी गई है? ये निमोनिया को के लिए इसकी मंजूरी दी गई है। और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने सारे रखे जा रहे हैं, इनको ठीक से पढ़ते रहेंगे। अब इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। देखो, रेगुलेटरी बोर्ड डीजीसीआई मतलब ये हमारा रेगुलेटरी बोर्ड का नाम है डीजीसीआई। इसकी फुल फॉर्म होती है, मैंने लिख दिया नीचे को, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने स्पेशल एक्सपर्ट कमेटीज के साथ मिलकर वैक्सीन के पहले, दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में सामने आए डाटा के आधार पर इसको मंजूरी दी है। किसने मंजूरी दी है? डीजीसीआई ने। डीजीसीआई कौन है? हमारे यहाँ की रेगुलेटरी बॉडी है मेडिसिन की लाइन में, जिसे कहते हैं हम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये डेफिनेशन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। कोरोना की वजह से आए दिन सुर्खियों में ये बात बनी हुई है कि डीजीसीआई ने उस वैक्सीन को अनुमति दी, डीजीसीआई ने उस वैक्सीन की अनुमति वापस ली, या डीजीसीआई ने उस वैक्सीन पर रोक लगा दी। तो इसलिए ये भी आपको इम्पोर्टेंट बनने वाला है। कौन सा? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो हमारे यहाँ की रेगुलेटरी बॉडी है मेडिसिन लाइन में। समझता हूँ यहाँ तक आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74वां क्वेश्चन। किस कंपनी ने भारत में सबसे पहले 5G टेलीकॉम सर्विस लॉन्च करने का ऐलान किया है? मतलब कि वह कौन सी कंपनी है जिसने भारत में यह ऐलान किया है कि सबसे पहले वही 5G को स्टार्ट करने जा रही है? तो ये कंपनी हमारी है जियो प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, जियो प्लेटफॉर्म्स बहुत सुर्खियों में है, जानने अभी लास्ट क्वेश्चन आता है, उससे पिछली वीडियो में भी था। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा जियो प्लेटफॉर्म्स। यह ऐलान रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी ने अपनी वर्चुअल AGM, जिसे बोलते हैं वार्षिक आम बैठक में किया। बताया कि कंपनी अगले साल 5G ग्राहकों के लिए ले आएगी। किसने बताया? मुकेश अंबानी ने। ठीक है, इसी के साथ में ये कंपनी 5G टेलीकॉम सर्विस लॉन्च करने वाली पहली कंपनी होगी भारत में। ठीक है, फिर देखो आगे जानते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जी का मतलब है जनरेशन। 5G यानी 5th जनरेशन अगली पीढ़ी की सेल्यूलर तकनीक है, जिसके ज़रिए हम तेज़ संचार कर सकते हैं। ये तो ऑलरेडी मोबाइल में इतना यूज़ तो हम करते ही रहते हैं, तो ऑलरेडी आप जानते होंगे कि व्हाट इज़ 3G, व्हाट इज़ 4G एंड व्हाट इज़ 5G। जी का मतलब है जनरेशन, मतलब कि अगली पीढ़ी। तो जो अगली पीढ़ी आने वाली है वो तो एडवांस ही होगी भाई। 3G है तो और एडवांस, 4G है तो उससे ज़्यादा एडवांस, और 5th आएगी तो उससे भी ज़्यादा एडवांस हो जाएगी। आप समझता हूँ ठीक से इसको समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 75वां क्वेश्चन। एशियाई विकास बैंक ने अपना नया अध्यक्ष किसे चुना है? किसने? एशियाई विकास बैंक ने अपना नया अध्यक्ष किसे चुना है, हमें ये बताना है। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपकी मनोज कुमार, अशोक लवासा, दिनेश गुप्ता या सुधीर बंसल। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर होगा आपका अशोक लवासा। देखो, इससे ऊपर वाले का आंसर आपका जियो प्लेटफॉर्म था। ये मेरे ध्यान नहीं रहते टिक करने, कोई दिक्कत नहीं, मैं काफ़ी बार इनको रिपीट कर देता हूँ। तो देखो, जो एक एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष कौन है? ये अशोक लवासा हैं। जान लेते हैं। ये देश के चुनाव आयुक्त थे। कौन? अशोक लवासा देश के चुनाव आयुक्त थे। इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये भी। ये दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जो 31
अगस्त को पद मुक्त होंगे? कौन? दिवाकर गुप्ता। ये जनवरी 2018 में चुनाव आयुक्त बने थे। कौन? अशोक लवासा जनवरी 2018 में चुनाव आयुक्त बने थे। ये अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले हटने वाले दूसरे चुनाव आयुक्त होंगे। कौन? अशोक लवासा। इनसे पहले सन 1973 में मुख्य चुनाव आयुक्त नागेंद्र सिंह भी अपने पद से हटे थे। कहने का मतलब सिंपल हो गया, जो अशोक लवासा हैं वो वर्तमान में कौन है? वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं। और ये इन्हें कहाँ पे तैनाती मिल गई है? ये एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष चुना गया है। एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष इन्हें चुना गया है। और इसी के साथ ये ऐसे दूसरे चुनाव आयुक्त बन गए हैं जो अपने कार्यकाल से पहले ही अपने पद को छोड़ चुके हैं। इससे पहले 1973 में नागेंद्र सिंह ने अपना पद छोड़ा था। आशा करता हूँ समझ में आया होगा ध्यान से, ठीक है। किसका स्थान लेंगे? ये स्थान लेंगे दिवाकर गुप्ता का। फिर आगे बात चलते हैं। देखो, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर बात हो रही है तो जान लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? ये आपके मात्सुगु असाकावा। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय फिलीपींस में है। स्थापना इसकी 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। किसकी? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक की स्थापना, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन वो बचा है, इसको भी फिर अभी कर ही लेते हैं। क्वेश्चन तो अभी सीरीज आगे है, वो चलती रहेगी, लेकिन इस पेज का अगर ये लास्ट क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको ठीक से समझ आ गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनेगा और एडीबी से संबंधित सारे मुख्य तथ्य मैंने इसमें समाहित कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश के किस युवा को लंदन में प्रतिष्ठित ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नवाजा गया? दोबारा बताता हूँ, देश के किस युवा को लंदन में प्रतिष्ठित ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नवाजा गया, हमको ये बताना है। तो इसके ऑप्शन हैं आपके सचिन अवस्थी, दूसरा ऑप्शन है सचिन कौशल, तीसरा ऑप्शन है राहुल ढोलकिया और चौथा ऑप्शन है आपका सेन कुमार। तो इसका जो आपका आंसर होने वाला है ये है आपका सचिन अवस्थी। सिंपल कहने का मतलब हाल ही में सचिन अवस्थी को लंदन का प्रतिष्ठित जो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं। देखो, ये नेशनल मीडिया क्लब के अध्यक्ष हैं। कौन? सचिन अवस्थी। फिर आगे जानते हैं, इस पुरस्कार के द्वारा उन प्रसिद्ध लोगों को सम्मानित किया जाता है जो समाज की बेहतरी के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। किन लोगों को सम्मानित किया जाता है इसके द्वारा? जो समाज के उत्थान के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, किसी न किसी तरीके से समाज के उत्थान के प्रति लिए वो कार्य कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों आशा करता हूँ मैं आपको यहाँ तक ठीक से समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखेंगे, या फिर जो क्वेश्चन समझ नहीं आता वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को रिपीट कर लिया करो। सिंपल कहने का मतलब है, इस श्रृंखला में आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने सम्मिलित किया है, इनको ध्यान से पढ़ेंगे। और मेरे दोस्तों वही बात, जिन मेरे भाइयों को मेरा समझाया हुआ समझ में आया हो वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो और बहुत ही जल्दी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला हूँ। ओके, गुड बाय।